गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स पैलेट में। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं आपके नए लेक्चर को लेकर के। जो लोगों ने लास्ट लेक्चर को देखा होगा उन्होंने पढ़ा होगा कि लास्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। डाइपोल क्या होते हैं और डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में समझा। आज हम लोग ये समझेंगे कि डाइपोल तो होते हैं, डाइपोल को बहुत अच्छे से याद होगा कि आपको दो चार्जेस मिलते हैं उसमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट। तो जब सिस्टम पे दो पॉजिटिव मतलब दो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए। जब नेट चार्ज की सिस्टम का जीरो हो जाए तो आपको पता है अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब तो यहाँ पे नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए। नेट चार्ज अगर जीरो होगा तो सिस्टम के आसपास फील्ड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था। तो इसका जवाब है कि यहाँ पर जब नेट चार्ज जीरो हो तो फील्ड इफेक्ट ना होने का कारण यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी डाइपोल के आसपास फील्ड इफेक्ट जीरो नहीं होता, इसका मतलब फील्ड इफेक्ट होता है। फील्ड इफेक्ट का मतलब होता है वही जो आसपास फील्ड प्रोड्यूस करे और दूसरे चार्ज उस पर फोर्स ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और यही आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर मेरे पास कोई डाइपोल है तो डाइपोल के डिफरेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे। तो आइए फटाफट से आज हम लोग जानेंगे कि डाइपोल फील्ड कितना होगा और कहाँ होगा। तो डाइपोल फील्ड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन या फिर आप इसको कह सकते हैं ऑन इंड पोजीशंस, ऑन इंड पोजीशन। अच्छा, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरीके से होता है। डाइपोल को हम एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव क्यों शो करते हैं ये भी मैंने बता रखा था, क्योंकि फील्ड में जब आप रखते हो तो नेगेटिव फील्ड के इस तरीके से इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव फील्ड के इस डायरेक्शन में सेट हो जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम ऐसे ही कहीं बनाए तो हमें फील्ड दिखाने की जरूरत हो, तो हम कहीं भी कुछ दे सकते हैं। यहाँ भी पॉजिटिव दे सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव। कोई पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे कंडीशन फिट नहीं कर दी है कि हाँ हम यहीं पे नेगेटिव ही रखेंगे, वो हैबिट है, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी रख सकते हैं। तो देयर इज अ लाइन ज्वाइनिंग, ये पूरी लाइन ज्वाइनिंग है, राइट। इस लाइन ज्वाइनिंग पे आप कहीं भी कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लीजिए, सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट, ये कोई पॉइंट है P जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मेक श्योर कि जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वो पॉइंट आपके उसी लाइन ऑफ एक्सिस पर हो जिस पर डाइपोल रखा हुआ है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सियल पॉइंट या फिर ऑन इंड पोजीशन, राइट। तो एक बात और याद रखिएगा, किसी भी डाइपोल की मैं बात करूं तो डाइपोल की जो भी वैल्यू हो डाइपोल की उस पॉइंट से जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस हमेशा मिड पॉइंट से मेजर करनी होगी आपको। मिड पॉइंट, ठीक है, वो आपका कॉमन पॉइंट होता है। तो हमेशा सिस्टम के मिड पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपने सेपरेट कर रखी है। इट इज एनी डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पर आपको कल बताया था हमने कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की जो लेंथ ले रखा था हमने वो था स्मॉल ए, बट यहाँ पे स्मॉल ए से एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसे स्मॉल ए करूंगा तो इसको हाफ करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको पता ही है कि हमारे हाथ में लेंथ हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। सपोज दैट कि ये जो लेंथ है वो a नहीं 2 है, सपोज दैट, ठीक। और ये 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम इसको सेपरेट कर सकते हैं a एंड a से। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं a लिखूंगा तो q इंटू ए लेना होगा। अगर मैं 2a ले रहा हूं तो इसका मतलब 2a इंटू अगर मैं q से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी डाइपोल मोमेंट ही होगा। इनफैक्ट कोई कंफ्यूज मत होइएगा, बस सेपरेट करने के लिए मुझे यहां पर a से 2a में ज्यादा आसानी होती है, इसीलिए हमने 2a सपोज कर रखा हुआ है। डोंट बी कंफ्यूज। अच्छा, यहां से अब देखिएगा कि एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं और दोनों चार्जेस पर इफेक्ट डालेंगे। एक बार पॉजिटिव चार्ज पर इफेक्ट डालेगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस पर इफेक्ट डालेगा तो डिस्टेंस इससे मेजर करनी होगी। तो आइए सपोज कर लेते हैं कि यहां मतलब मिड पॉइंट O से P की जो डिस्टेंस है अगर वो आ रहा है एक्सियल पॉइंट पे, तो पॉजिटिव चार्ज से कितनी होगी। सपोज करिए यहां से यहां तक इसमें से a माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा r माइनस a। दिस इज रिमेनिंग डिस्टेंस, राइट। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं फॉर द नेगेटिव चार्ज, दिस मे बी, यहां से अगर मैं डिस्टेंस यहां सपोज करूं दैट मे बी r प्लस a, राइट। यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखिए कितना इजी हो रहा है। अगर मैं a/2 करता तो वही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कोई दिक्कत नहीं है। तो r प्लस a, अब जो भी इफेक्ट p पर पहुंचेगा वो इन सब डिस्टेंस की वजह से पहुंचेगा। तो आइए लेट एन इलेक्ट्रिक
डाइपोल का नाम आप रख लीजिए ए बी, राइट। डाइपोल ए बी हैज पॉइंट P where we have to find electric field at axial point, right? Axial point. Now first of all, यहां पे आपको निकालना है ड्यू टू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू, राइट। प्लस क्यू की वजह से वहां पे इफेक्ट देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे आप E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आपका होता है पॉइंट चार्ज का है तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्यू, इसमें साइन नहीं मेंशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेंशन करिए r - a। डायरेक्शन मेक श्योर कि डायरेक्शन आप अलोंग द लाइन आई कैप भी लिख सकते हो क्योंकि उस डायरेक्शन में आई कैप, या फिर मैं आपको सबसे इजी वे बताऊं कि आई कैप सपोज करिए, या फिर आपके पास एक तरीका और है कि आप ये नेमिंग का भी डायरेक्शन यूज कर सकते हो। तो नेमिंग है B to A, B इसको पुश करेगा आउटसाइड तो दिस में बी व्हाट B to A, पुश कर रहा है आउटसाइड तो आप लिखेंगे B to A। ये आप तभी मेंशन कर सकते हैं जब आपको यहाँ पे वेक्टर दिखाया चाहिए। जब आप वेक्टर दिखाओ तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखो, नहीं दिखाना मत दिखाओ, तब आपको बताना तो पड़ेगा ना कि कहां पे पुश कर रहा है, कहां पे पुल कर रहा है, राइट। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू। अब यही सेम माइनस क्यू की वजह से इस पर इफेक्ट चेक करना होगा। मुझे बताइए कि नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव का कैरेक्टरिस्टिक है पुल करना, राइट। तो पुल कहां करेगा, अंदर की ओर करेगा, इन्वर्ट करेगा, अलोंग द लाइन करेगा, तो इसका नाम आप रखेंगे E2, राइट। तो इसका नाम E1 और इसका नाम E2 रखना है। तो सेम मैग्नीट्यूड याद रखिए, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन मेंशन करते नहीं है तो Q अपॉन R प्लस A, यहां से वहां की डिस्टेंस R प्लस A, राइट। अब क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर की ओर डायरेक्शन है तो वेक्टर दिखाना होगा, डायरेक्शन अंदर, तो कैसे दिखाओगे डायरेक्शन अंदर, P अंदर की ओर आ रहा है, किसकी ओर आ रहा है, अलोंग A, तो आपने मेंशन कर दिया डायरेक्शन अलोंग वेक्टर। अब मुझे बताइए कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। और आपको याद होगा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे तो उनका डायरेक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना होता है। और याद रखें कि जब दो वेक्टर ऑपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों का डिफरेंस आता है, व्हाटएवर इट इज लार्जर, जो भी बड़ा। तो हिंस resultant at P that would be E is equal to, अब देखिएगा, अब मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा, क्या करना है मुझे, अब मुझे जो बड़ी क्वांटिटी है उससे छोटी क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर देना है। याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर, डिस्टेंस, और यहां पर भी याद रखिए स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो स्क्वायर इसलिए क्योंकि रेसिप्रोकल लॉ को तो होल्ड करता ही है, तो स्क्वायर यहां पे मिस हो गया था, इसको लिख जरूर लेंगे। तो E इज इक्वल टू, यहां पे आपको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा कौन है, ये वाली वैल्यू बड़ी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितनी छोटी होती है उसकी होल वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो यहां पे आपने लिखना है Q बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, जो कि बड़ी है, माइनस करेंगे आप। अब माइनस क्यों माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर आपने लगाया है तो माइनस लगा सकते हैं आप, क्योंकि आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से आपका क्या कॉमन हो जाएगा टर्म, यहाँ से कॉमन होने वाला है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इन दोनों में जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं आप, एलसीएम लेने का सिंपल सा मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, और नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप इसको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस A का होल स्क्वायर, और ये इधर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन,
अपॉन ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम का यही रूल है, r प्लस a r माइनस a, दोनों पे होल स्क्वायर था तो आप इसको होल ब्रैकेट कर सकते हो, होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन इसको ओपन करेंगे किस पर, a प्लस b के होल स्क्वायर पे ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे ओपन किया, यहाँ पे आपने करना है अगेन इसको भी ओपन, तो इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ra, बट माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा तो सारे साइन चेंज होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra, प्लस कैसे हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे साइन चेंज हो गए, अपॉन a प्लस b और a माइनस b, याद आ रहा है, रिमेंबर a प्लस b a माइनस b होल स्क्वायर होता है किसका, यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट, और ये ब्रैकेट अगेन स्क्वायर, अब कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, नाउ r स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, आपका 2ar और 2ra यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, यहाँ पे आपने लिखना है q इनटू 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि a जो है वो क्या है, टोटल डाइपोल की लेंथ यहाँ पे हमने क्या सपोज कर रखी है 2a, और a इज द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल। अब जरा सोचिए कि डाइपोल की लेंथ कितनी छोटी होती है, हाइड्रोजन के बारे में ही मैं बात करूं तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी छोटी होगी, अप्रोक्सीमेट एंगस्ट्रॉम टू पिकोमीटर होती है, कितनी छोटी लेंथ, और ऊपर से उस छोटी लेंथ का स्क्वायर करोगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। सपोज दैट कि 0.0000001 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये डेसिमल टाइम्स इतने डिजिट और ज्यादा पीछे चली जाएगी, इसका मतलब इतनी छोटी हो जाएगी कि इसको सब्सट्रैक्ट करें चाहे ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई टर्म मतलब 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए में से अगर 1 रुपए कहीं डिसमिस भी कर दोगे तो उससे आपकी टोटल क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ऐसा ही क्वांटिटी यहां पर भी है, तो a इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू r इज द एनी डिस्टेंस एट एक्सियल पॉइंट, a का स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा तो उसको r स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट करे ना करे, क्योंकि r स्क्वायर बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर करने पे और बड़ी होती है, छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करने पे और छोटी होती है, तो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट ना भी करे तो उसको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम डिसमिस कर सकते हैं स्क्वायर को। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ये बात कि सिंस r इज ग्रेटर देन a then r square is much greater than a square, right, तो ये r square की वैल्यू a square कंपेयर में और ज्यादा हो गई, जो बहुत बड़ी हो जाती है ना उसको हम छोटे वाले कंपेयर में बहुत बड़ा लेने की वजह से छोटे वाले को डिसमिस कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेग्लेक्टिंग a square as compared to r square from above, अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिख दें क्या, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके अबव मतलब कि ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, अब आपको करना यह है कि E इज इक्वल टू लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपका ये वाला टर्म लिखा जा सकता है 2q और यहाँ पे आपने लिख दिया r, और फाइनली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू q एक साइड, और फिर उसके बाद आपका बचा 2r एक साइड, और फाइनली आपने नीचे लिखना है, इसको तो डिसमिस कर दिया आपने। और एक बात याद रखिएगा, ये आपका होल स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपने a स्क्वायर को डिसमिस किया, r स्क्वायर पावर स्क्वायर बचा हुआ है, होल स्क्वायर बचा हुआ है, इसको पहचान रहे हो, ये वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, q इंटू a, याद है q इंटू a को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते थे, लेकिन तब कहते थे जब हम आपको क्या बोले थे कि जब आप सेपरेशन a लोगे, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन आपने 2a ले रखा है, तो ये पूरा जो सिस्टम है मतलब कि ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और साथ में आपने लिख देना है 2r और नीचे r टू द पावर 4 एक कैंसिल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2 मतलब 2p अपॉन r क्यूब, राइट। और एक बात याद रखिए, बताना पड़ेगा कि ये p कहां से आया, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस p इज इक्वल टू q इंटू 2a, q इंटू 2a ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात बताइए, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन भी होगा, इन दोनों में कौन सा स्ट्रांग होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ये और ये, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही जीतेगा। तो जरा बताइए कि ये वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर कम है, तो ये टोटल वैल्यू स्ट्रांग होगी, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, b2a मतलब कि अलोंग द लाइन आउटवर्ड, अलोंग द लाइन आउटवर्ड,
आउटवर्ड B2P, राइट, B2P, यहाँ पे B2P लिख दीजिएगा बच्चों, B2P, ये B को पुश कर रहा है बाहर की ओर, तो B2P, ये डायरेक्शन सही कर लीजिएगा, B2P होगा, B2P मतलब आउटवर्ड होता है। तो इस तरीके से आपने इसका डायरेक्शन भी सब सेट कर लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेट कर ली, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये पता कर लिया है कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, डायपोल भी आपने जो रख दिया वो भी फिक्स है। अगर डायपोल चेंज नहीं करेंगे तो E की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, आर क्यूब पर डिपेंड करेगी। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि अब जब हम लोग पॉइंट चार्ज से पढ़ते थे तो वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करती थी, लेकिन ये आर क्यूब पे डिपेंड करती है, राइट। आगे अब हम लोग देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट के अलावा अगर हम ब्रॉड साइड पोजीशन पे जाए, मतलब इक्वेटोरियल पे जाए तो क्या होगा, देखते हैं। हमारे पास डायपोल फील्ड का सेकंड टॉपिक है और वो है आपका ब्रॉड साइड पोजीशन, राइट, ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन, या फिर आप इसको कहते हो इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक बात याद रखेंगे बच्चों कि इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन जो है वो दोनों एक ही चीज जरूर है, और ये डायपोल के पोजीशन के परपेंडिकुलर पड़ेगा, परपेंडिकुलर टॉप पे हो चाहे परपेंडिकुलर बॉटम पे हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों अनइफेक्टिव ही रहेगा, मतलब सेम ही इफेक्ट देगा, एक दूसरे से सेम इफेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे देने वाले। सपोज दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल AB, जैसा कि आप लोग पहले मानते आए थे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। और इस वाले पोजीशन से जिससे आपको निकालना है उससे इसकी डिस्टेंस जो है वो R ले रखा है आपने, आपको बताया था ना कि जो भी डिस्टेंस है आपको मिड पॉइंट से ले रखना है, तो ये आपने मिड पॉइंट से ले रखा है, राइट। तो ये चीजें पहले काम कर लीजिए, जहां पे निकालना है उसका नाम दीजिए और उसका नाम आपने रख रखा है P, राइट। तो लेट करो, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज पॉइंट P at equatorial line where we have to find electric field, राइट। तो ये काम तो तय रखिए कि आपको मान लीजिए पता चला कि हमें करना क्या है, आप थोड़ा डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है, ओके। तो उसके लिए इस वाले पॉइंट को पहले ज्वाइन कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए ज्वाइन, और इसको भी आप इसको ऐसे करके कर लीजिए ज्वाइन, ये ज्वाइन कर लिया आपने इस तरीके से, इसको भी ज्वाइन कर लिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस जो है आपने सपोज कर रखी है A, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज कर रखी है, जैसा कि मैंने पिछली टॉपिक में बताया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आपने सबसे पहले A ले रखा था, लेकिन यहां पर आपको कैलकुलेट करने के लिए 2A सपोज करना है ताकि सेपरेट करने में इजी हो जाए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो ये आपका हाइपोटेनस कितना होने वाला है, तो जरा सोचिए बच्चों, ये आपका हाइपोटेनस होने वाला है क्या, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। और सिमिलरली मैं बात करूं यहां पर, तो ये वाला डिस्टेंस भी यही होने वाला है ना, कैसे, परपेंडिकुलर और बेस से आप क्या निकालो, पाइथागोरस लगा करके हाइपोटेनस निकाल लो, और ये होने वाला R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस आपको पता चल गई, क्योंकि दो इक्वल डिस्टेंस है इस ट्रायंगल में, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है, देयर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको पता है ना कि जब दो इक्वल साइड हो तो उसके सामने वाले एंगल्स भी जो है वो इक्वल होते हैं, तो इसके सामने ये वाला एंगल थीटा और इसके सामने वाला एंगल थीटा, बोथ आर सेम, राइट। तो यहां पर आपने ये एंगल ले लिया, दो इक्वल साइड भी मिल गए आपको। अब हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, राइट, प्लस Q। अब इसके वजह से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले आप सपोज कर लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज P पे इफेक्ट डालेगा, तो कहां डालेगा, अलोंग द लाइन आउटवर्ड डालेगा। तो यहां पे आपने लिख दिया E1 वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस फोकस करिए, डिस्टेंस क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट है इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, फाइनली बचेगा क्या, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पिछली बार यहाँ पे स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। डायरेक्शन P को ये पुश कर रहा है, तो इसलिए आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अलोंग द लाइन B2P
P, राइट, D to P, क्योंकि वेक्टर लगाया तो डायरेक्शन देना मस्ट है, राइट। अब अगेन ड्यू टू माइनस Q चार्ज माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो क्या लिखना होगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, सारी चीजें वही हैं तो हम दोबारा बस लिख दे, वही, कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन बस फोकस करिए, ये पुल करेगा अपनी ओर अलोंग द लाइन, सेम लाइन अलोंग द लाइन, तो यहाँ पे आपने लिखना है क्या, P2A। तो क्या जरा सोचिए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऑफ कोर्स नॉट, ये अपोजिट नहीं है और सेम डायरेक्शन में भी तो नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको आप जोड़ नहीं सकते, इसको आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में इसको रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करते हैं बच्चों, आइए थोड़ा समझते हैं। आज पहले हम लोग रिजॉल्व करना सीखेंगे, ये बात हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ भी रखा है सुपरपोजिशन में, फिर से इसको डील करते हैं। ये वाली लाइन के पैरेलल आप एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, ये एग्जैक्टली पैरेलल है, तो जरा सोचें कि जो थीटा यहाँ पर है एग्जैक्टली वही आपका यहां पर भी होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा और थीटा दोनों सेम होने वाला है, ये लीजिए थीटा। और सिमिलरली यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है क्या, देखिए z दिखाई दिया, तो सेम जो थीटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वही सेम थीटा यहाँ बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों थीटा सेम है, इसलिए ये दोनों थीटा भी तो सेम ही होंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, चार्ज पर और डिस्टेंस पर, क्योंकि ये चार्ज और डिस्टेंस इसके लिए भी और ये चार्ज और डिस्टेंस E2 के लिए भी, दोनों के लिए क्या है, सेम है, इसका मतलब E1 E2 की वैल्यू भी सेम होने वाली है, राइट। जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो अब हम लोग को इसको रिजॉल्व करने में थोड़ी आसानी होने वाली है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब E1 दो पार्ट में रिजॉल्व होने वाला है, E1 दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, E1 के दो पार्ट कौन से होंगे, देखो जरा सा, इसके एक पार्ट होगा A1 cos थीटा, राइट, E1 cos थीटा अलोंग द लाइन जिस डायरेक्शन में थीटा है, और सिमिलरली अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो ऊपर की ओर होगा एक साइड लेफ्ट और ऊपर टॉप पे होता है cos, तो हो जाएगा E1 cos और ऊपर sin थीटा लिख दिया, तो cos थीटा और sin थीटा दोनों रिजॉल्व किया आपने, नीचे आ जाइए E2 को भी रिजॉल्व करिए, E2 को भी दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक तो अलोंग द लाइन मतलब थीटा के लाइन पर E2 cos थीटा, और एक नीचे की ओर होने वाला E2 sin थीटा, मतलब इसके दो कंपोनेंट, E2 के दो कंपोनेंट और E1 के दो कंपोनेंट हो गए। अब जब दोनों कंपोनेंट हो गए तो अब चेक करना है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा में बड़ा कौन है, और आपको पता ही है कि दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे लिखना है सिंस E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा इज ऑपोजिट एंड इक्वल, देन cancel to each other, right। अब क्या होगा, अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इक्वल है लेकिन ऑपोजिट नहीं है, ठीक है, तो याद रखिए, बट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा इज इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो ऐसे केस में हेंस रिजल्टेंट कैसे निकालिएगा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों सेम ही तो है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यूज रखिए, यहाँ पे आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E1 की वैल्यू पड़ी हुई है Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ओके, और साथ में cos थीटा, आपको पता है दोनों की वैल्यूज तो सेम ही है, तो ऐसे केस में आप बस दो से क्या कर देंगे, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब तो वही हुआ। अब हम आगे यहां से करने जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, 2 into Q और cos थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो सिंस cos थीटा की वैल्यू यहां पे आप जरा ट्रायंगल से खोजिए, तो ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस देखिए, बेस है आपका A, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में क्या है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू मिली, cos थीटा की वैल्यू को पुट करना होगा किसमें, इसमें, हेंस फ्रॉम अबव, तो होने वाला है क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके 2 क्यों कर दीजिए बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर में हाफ कहां से आता है, रूट को आप पावर हाफ भी लिख सकते हो, इसके पावर में कितना है बच्चों 1, और इसके पावर में कितना है 1/2,
1 और 1/2 पावर सेम, ठीक है, पावर यहाँ पे बेस सेम पे पावर ऐड कर लीजिएगा, तो बेस सेम पावर ऐड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a, ये q है, और नीचे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, राइट। सिंस आपको पता ही है कि a इज हाफ लेंथ, सिंस l यहाँ पे a जो है वो डायपोल की हाफ लेंथ है और r जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बड़ी हो सकती है लेकिन हाफ लेंथ तो डिस्टेंस है डायपोल के हाफ लेंथ की, तो डायपोल के हाफ लेंथ की डिस्टेंस जो है वो छोटी होगी, तो r ग्रेटर देन a, देन अब आप बताइए कि r स्क्वायर मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, राइट, तो r स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो गई a स्क्वायर से, therefore e is equal to, आप किसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है, नेग्लेक्टिंग व्हाट, नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर, तो अब हम लिख सकते हैं e is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आपका क्या होने वाला है, इसको पहचान रहे हो, ये है आपका डायपोल मोमेंट, और नीचे हो गया r स्क्वायर पावर 3/2, ये कैंसिल हुआ और आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, लीजिए ये मिला। अब आप पहचान लो कि p कहां से है, तो इसको मेंशन कर दीजिए कि p इज इक्वल टू q इनटू 2a व्हिच इज डायपोल मोमेंट, और अगेन हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिर से मिली है वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली है वो डिपेंड करती है, फिर किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये क्यूब के रेसिप्रोकल होता है, क्यूब के रेसिप्रोकल याद रखिएगा, तो यहां पर हम लोगों ने ये समझ लिया। अब हमने देखना है कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसका डायरेक्शन जरा ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जो भी डायरेक्शन बचा है वो भी केवल इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की वजह से, और वो भी अलोंग द लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब किस डायरेक्शन में, आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा डायपोल से, और इसका डायरेक्शन कहां होगा, +q से -q या फिर b टू a, इट्स डायरेक्शन along b to a, राइट, b to a, तो b to a बोल दीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं +q to -q, राइट, +q to -q, ओके, बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा नोट समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एट एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एट एक्सिस इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, एक्सिस लिख दिया हमने, और ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, राइट, इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। अगेन आपको पता है एट इक्वेटोरियल क्या होता है, तो एट इक्वेटोरियल पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, इक्वेशन नंबर 2, राइट। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऑन डिवाइडिंग 1/2, ओके, 1/2, तो इसके बाद हमने लिखना है e एक्सिस अपॉन e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, यहां पर k 2p अपॉन r क्यूब, इसकी वैल्यू k और इसकी वैल्यू p अपॉन r क्यूब मेंशन कर दिया, कैंसिल कर दिया, आपको मिला e एक्सिस अपॉन e इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2/1। क्या समझ में आया कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स होता है, मतलब कि जस्ट 2 गुना होता है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग एग्जांपल से समझेंगे इस टॉपिक को कि कैसे क्लियर करें और कैसे सॉल्व करें और इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया था, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट 3.6 into 10⁻⁸ किलोमीटर एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पोजीशन। वो पोजीशंस क्या है, पहला है 12 सेंटीमीटर एट एक्सियल पॉइंट और दूसरा 9 सेंटीमीटर अवे एट इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना, एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। तो पहले तो आपको ये करना है कि गिवन पॉइंट्स को मेंशन कर लेना है। अब वो है 3.6 into 10⁻⁸ कूलम मीटर, ओके। ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। आपको निकालना है पहले कहां पे, एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट के लिए आपने मेंशन कर लिया है एक्सियल पॉइंट।
r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। याद रखें कि जो डिस्टेंस दे रखा है वो एक्चुअली मिड एक्सिस से दिया है, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कूलाम मीटर को ही कूलाम मीटर में ही मेंशन करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, राइट? 2p अपॉन r क्यूब। E इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू 10 पावर 9 into 10 पावर 9 ये हो गया, और 2 into p की वैल्यू कितनी है? 3.6 into 10 पावर -8, राइट? और याद रखिए r क्या है? r आपका है 12 सेंटीमीटर। 12 into 10 पावर -2 क्यूब होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्यूब लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको आप किसमें लिखोगे? मेंशन करोगे न्यूटन पर कूलम है। इसका डायरेक्शन बच्चों याद रखें, इसका डायरेक्शन हमेशा -2 प्लस, मतलब हमेशा प्लस से बाहर की ओर होता है, तो -2 प्लस आउटवर्ड, राइट? तो ये आउटवर्ड ही होगा। आउटवर्ड मतलब अलोंग द लाइन आउटवर्ड होगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बी मतलब एट इक्वेटोरियल लाइन, तो एट इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर आपको r की वैल्यू कितनी? 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 9 into 10 पावर -2 मेंशन करना है मीटर, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लर्न है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, ओके? तो बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और r की वैल्यू क्या रखेंगे? r की वैल्यू ये 9 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर दिया, उसको रख लीजिएगा। करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पर। तो ये हुआ है आज का, हमने टॉपिक एंड कर दिया है, और इस तरीके से हमने डायपोल फील्ड को जाना। अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो बात करेंगे डायपोल का, डायपोल मोमेंट के कारण उस पर टॉर्क लगता है। तो अब देखना ये है कि डायपोल पे टॉर्क क्या होगा, ये सब चीजें जानेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लेक्चर्स कंप्लीट करिए। कोई भी डाउट हो हमसे कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।